सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ। नेट के परीक्षा के द्वारा लगभग 9 लाख बच्चों को बेसहारा और अकेले और बेबस छोड़ दिया है। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हमें निर्देश दिया है कि कल देश भर में बच्चों के साथ खड़े होकर हमें सड़क पर अपना विरोध जताना है। मंत्री जी कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसने साक्ष्य और सबूत देख के बताया कैसे कैसे पेपर लीक हुआ था 35-35, 40-40 लाख रुपए में। और अभी 2 दिन पहले यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पर्चा लीक हो गया और उसको रद्द करना पड़ा। ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके पीएस प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं सिकंदर कुमार जदुवंशी के लिए और ठहराते हैं अनुराग यादव को। तो नेट हुआ रद्द, नीट पर इंसाफ कब? देश में 23 लाख बच्चों की नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों का आक्रोश अभी थमा भी नहीं। दिखाई देती है। राज्य कोई भी हो, देश का कोई भी कोना हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश के नौजवानों के भविष्य को जैसे यह महामारी निगल रही है। नेट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद नीट परीक्षा को लेकर भी बवाल ने आग में घी का काम कर दिया। करीब 9 लाख परीक्षार्थी नेट के और करीब 24 लाख नीट के, यानी यह आंकड़ा पहुंचता है करीब 33 लाख। और मैं इन्हें अभ्यर्थी या परीक्षार्थी नहीं बोलूंगा, ये 33 लाख परिवार है। आपके बच्चों के साथ आपकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, पूरे परिवार की मेहनत होती है। इसलिए मैं इस आंकड़े को सिर्फ 33 लाख परीक्षार्थी नहीं कह रहा, ये 33 लाख परिवार हैं। अब इनकी नाराजगी अलग अलग शहरों में नजर भी आ रही है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम भी सवाल करें।
तंत्र है या लोकतंत्र है? मैं जानता हूं यह एक बहुत बड़ा कड़वा सवाल है। यह लीक तंत्र कब तक छात्रों के संग षड्यंत्र रचेगा? आज इसी मुद्दे पर हम सवाल पूछेंगे समूचे सिस्टम से, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा कि यह मसला सिर्फ लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। देश की ये महत्वपूर्ण परीक्षा में जो घोटाले चल रहे हैं, जो फ्रॉड चल रहे हैं, इसमें अब तक इस परीक्षा पे प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। नीट के परीक्षा जो घालमेल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। बार बार जो छात्र है उनको तकलीफ पहुंचाया जा रहा है और देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो समझ ही नहीं पा रही कि क्या कैसे कंडक्ट करना चाहिए। तो इसलिए हमारा कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है अगर नहीं संभाल पा रहे तो राजीनामा दी। सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है, इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। सिस्टम कोई बराक ओबामा और बाइडेन का थोड़ी है, यहां पे नरेंद्र मोदी का सिस्टम है। तो इस्तीफा देके घर पे बैठे मंत्री कितनी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं माँ बाप। कल्पना है इन लोगों को जरा सी भी उस बात का दुख या उस तकलीफ है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। सुन रहे हैं? राजनीति हो रही है, राजनीति। मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं उससे पहले देश के शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, उनका बयान महत्वपूर्ण हो जाता है, अब वो सुनिए। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में
सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को सुन रहे थे आप, देश के शिक्षा मंत्री। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा के लिए 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के चेहरे हैं, आशीष मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, हमारे साथ शिप्रा माथुर जी हैं जो शिक्षाविद हैं, आलोक पांडे जी है हमारे साथ, जिन्हें आप राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में ये शिक्षक भी हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में हम उन अभ्यर्थियों को यह मंच दें ताकि वो अपनी बात, अपना दर्द हमारे साथ साझा कर पाए। प्रमुख साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। नीट के 24 लाख छात्र और नेट के 9 लाख छात्र, कुल आंकड़ा हो गया 33 लाख। 33 लाख ये सब कह रहे हैं अभ्यर्थी हैं। मैं मानता हूं ये परिवार है। ये बहुत गंभीर विषय को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। 23 लाख बच्चे और 9 लाख बच्चे अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, कुछ भी कह लीजिए आप इन्हें, बात यहीं तक नहीं है। पिछले 15 राज्यों का मैं जिक्र करूं, सिर्फ 5 साल में, पिछले 5 साल में, आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा प्रमुख साहब, यह चर्चा क्यों इतनी बड़ी हो रही है। पिछले 5 साल में 15 राज्यों में 50 पेपर लीक हुए और जिनके अभ्यर्थियों की संख्या होती है 2 करोड़, जिसे मैं 2 करोड़ परिवार से जोड़ रहा हूं। प्रमुख साहब, खून खोला, गुस्सा आया? देखिए तिलक सर, बहुत सेंसिटिव मामला है और निश्चित जो है बच्चों के भविष्य की नहीं, देश का कर्णधार भी है। जब नीट की यूजीसी की परीक्षा के लिए बच्चा तैयारी करके बैठता है तो बहुत उसकी मेहनत उसके पीछे होती है, उसके परिवार की मेहनत होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, गंभीर विषय है। और आज जिस तरह से न्याय के लिए विपक्ष की तरफ से भी आवाज आ रही है और सभी लोग इस पर चाहते हैं कि न्याय हो, और हम भी एक गंभीर डिबेट इस पर चाहते हैं। और जिस तरह से सरकार इसमें जितना अच्छा काम पारदर्शिता के साथ कर सकती है वो काम करें। ये पारदर्शिता है सर आपकी? नहीं, मैं आ रहा हूं अपनी बात पे तिलक जी। मैं बता रहा हूं आपको कि शिक्षा मंत्री एक एक शब्द आपके सामने बोला है, क्लियर किया है। शिक्षा मंत्री ने जिस दिन पद संभाला था उस दिन उन्होंने क्लीन चिट दी थी इस मामले को लेकर। अगले दिन उन्होंने कहा कि कुछ खबरें आ रही हैं, तीसरे दिन उन्होंने माना कि यहां धांधली हुई। आपसे हम उम्मीद करें इस बात की सर, और आपने उसी को जिम्मा दे दिया जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे। सर मैंने सिर्फ ये कहा कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, 2 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में हुआ। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? देखिए, जिम्मेदारी की बात करें तो डिबेट घूम जाएगी। जिम्मेदार का कौन किसका है, क्या है, कौन है सर? डिबेट घूम जाएगी ना, बताइए सर, आप पहले बताइए कौन जिम्मेदार है?
मैं इतना जानना चाह रहा हूं, ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? नेहरू जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, या राहुल गांधी जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? बताइए। राजनीति की तरफ ले जाना चाहता हूं। आप ले जा रहे थे, आप ये बार बार संकेत दे रहे थे, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कौन जिम्मेदार है? नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राहुल गांधी? कौन है जिम्मेदार? डिबेट होने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। तो जो विश्लेषण करने के लिए शिक्षाविद हमारे साथ बैठे हैं, उनका काम ज्यादा है, हमारा काम सुनने का है, और एक मर्यादित भाषा में हम सिर्फ आपको जवाब देंगे। आज हम आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। नहीं, आप सरकार का जो काम है नहीं कर पाएंगे प्रमुख साहब। नहीं, मैं कह रहा हूं, अब सरकार का जो काम है उसे हम करेंगे। तो आप बताइए ना सर, तो आपके सामने पूरे आंकड़े रख दिए, अभी और आंकड़े रखूंगा आपके सामने। ये बार बार लीक क्यों हो रहा है? मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा। सबका एक बोल दीजिए थोड़ा सा। मुझे जिम्मेदार बता दीजिए कौन है, इसके लिए मैं आगे बढ़ूं। फिर आप कह रहे हैं ना आगे पूछ लीजिए सबसे, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का दखल है, सरकार को भी एक पैर जो है, यानी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है, तभी तो हम कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी होने के बाद सरकार भी इतनी गंभीर है कि इसमें कोई डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचेगी। तरफ जिन बच्चों की नीट क्लियर हुई है होते थे सर, उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत है, उन बच्चों के लिए तो छोटा डिसीजन है कि सरकार बैठकर 1 मिनट में क्लियर कर देगी। भाई जांच का विषय है तो जांच होने दीजिए ना। 24 घंटे माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी सरकार जांच में लगी हुई है, सीबीआई के लिए आवेदन हो चुका है, तो आप सर इतना इंतजार तो करेंगे क्या? ये लोकतंत्र है भाई, ये आपके चलाने से नहीं चलेगा, ये जैसे चलता वैसे चलेगा तिलक सर। ये में हम अलग पॉइंट करके समय को खराब करें, उससे बढ़िया कस के साथ बात करेंगे। शिप्रा माथुर जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं हम तो सब कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन विषय मेरा वहीं पर ही अटका हुआ है। ये बार बार पेपर लीक, कहीं ना कहीं सिस्टम वीक तो है, नहीं मैडम? मुझे नहीं लगता कि इस बात पर किसी को भी संशय है, क्योंकि पिछले 5 साल का जो आंकड़ा आपने कहा, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो उससे अफेक्टेड हैं 15 स्टेट्स में। मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर पेपर लीक के मामले दर्ज ना हुए हों। और ये केवल 5 साल की बात नहीं है, मैं एक छोटा सा अनुभव आपको अपना बताती हूँ, और आज की बात नहीं है, मैं 15 साल पहले का अनुभव बता रही हूँ जी। ओपन यूनिवर्सिटी जो होती हैं उसकी पेपर चेकिंग जो है वो हमारे पास आया करते थे पेपर, और मेरे पास एक बार पेपर आया और तुरंत ही 2-4 लोगों के फोन आए मेरे पास जी कि मैम आपके पास पेपर आया हुआ होगा तो आप थोड़ा सा देख लेना। और वो जानकार लोग थे, मेरे साथ काम करने वाले लोग थे, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको कैसे पता कि मेरे पास आया है पेपर चेक होने। फिर बात ये हुई कि मैंने वहां की वाइस चांसलर जो थी उनको फोन करके ये कहा कि मैडम ये किस्सा हुआ और ये मुझे मालूम है कि होता है, और इसीलिए मैं शायद इस प्रोसेस में आना नहीं चाहती हूँ। आपकी लंबी लाइन लगी रहती है कि हम एग्जामिनर बनना चाहते हैं, तो मुझे ये समझ में आता है कि वो एग्जामिनर बनने के पीछे भी क्या इंटेंशन होता होगा। तो आप कम से कम मुझे इस काम से बरी कीजिए, क्योंकि ये बेईमानी का काम मैं नहीं कर पाऊंगी, और मुझे लगता है कि आपको भी इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि वही ढर्रा चलता रहा। तो बात यह है कि सिस्टम में कौन गलत है और कौन सही है की बात नहीं है, पूरी व्यवस्था और तंत्र इस तरह से बना हुआ है कि बरसों से हम देख रहे हैं। मतलब ये कोई झूठी बात नहीं है कि अभी बात ये होती है कि पकड़ा गया तो चोर है ना। अभी जाहिर हो गई बात और अभी खुल गई बात, तो लग रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के मामले आज नहीं बरसों से हो रहे हैं। बात यह है कि उसको छिपाने में वो पूरा तंत्र जो है, जो उसको कंडक्ट कराने की जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस इंटेग्रिटी के साथ काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं निभा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है तिलक जी कि अगर ये ऐसे मामले हो जाते हैं, तो अभी हमने शिक्षा मंत्री का भी बयान देखा, वो अपनी जगह सही होंगे। बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी केवल शब्द है क्या? ट्रांसपेरेंसी की आप बात करें, लेकिन जवाबदेही आप तय नहीं करेंगे कि किसकी जवाबदेही थी। और अगर आप ये आप बहुत तिलक जी, अगर आप ये मानते हैं कि निचले स्तर पर हुई है चीजें, कि भाई नीचे का कोई व्यक्ति है उसने खोला या उसके हाथ लगा, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि ऊपर की व्यवस्था के शामिल हुए बगैर नीचे का जो व्यक्ति है
उसकी इतनी हिम्मत होगी या इतना उसमें हौसला होगा कि वो चीजें हासिल कर सके? ये मानने की बात है क्या? नहीं शिप्रा मैडम, आप बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि देश में अगर पिछले 5 साल में 43 परीक्षा रद्द हो जाती है, भर्ती परीक्षा, उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी? बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने शुरुआत इस बात से कही कि देखिए, हम उन्हें इंसान तो मानते ही नहीं है। पहली बात वहां से शुरू होती है। उन बच्चों को हम अपने बच्चे मानते, उन बच्चों की पीड़ा हम खुद महसूस करते। तो आप पूरी प्रक्रिया, शिक्षा एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया आप देखिए ना। आप देखिए, मैंने अभी एक और डिबेट में, अभी दिन में एक डिबेट थी इस बात पर, और मैंने वो बात, मुझे लगता है इतनी दिल पर लगती है मेरे वो बात कि जब नहीं, मैं खबर पढ़ता हूं तो मैडम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे बच्चों के। एग्जामिनेशन जब होते हैं तिलक जी, तो आप देखिए दूर दराज से बच्चे आते हैं, दूर दूर से उम्मीद लेके, इतनी मुश्किल से पढ़ाई करके वो बच्चे 200, 400, 500 किलोमीटर दूर चल के आते हैं। और क्योंकि आज की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, आज क्या इतनी बेईमानी है कि आप क्या करते हैं, नेट बंद कर देते हैं कि भैया पेपर लीक ना हो जाए। तो भैया लीक का प्रॉब्लम तो आपका है, बच्चों का तो प्रॉब्लम नहीं है। वो दूर दूर से जब आते हैं एग्जाम देने, तो आप इंटरनेट बंद करके क्या करते हैं, वो बेचारा बच्चा ना अपना एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढ पाता है, ना उसको उबर, बाइक या जो भी उसको ट्रैवल की व्यवस्था होती है, ना वो उसको हासिल कर पाता है। कदम कदम पर आप कितनी दुश्वारियां पैदा करते हैं उसके लिए। बहुत बड़ी बात करें और इतनी बेशर्मी से आप ये कहते हैं कि हम कमेटी बिठा देंगे। अरे कमेटी क्या, ये कोई नई बात है क्या कि पेपर लीक हो रहे हैं? भाई बरसों से हो रहे हैं पेपर लीक। आप क्यों ऐसी व्यवस्था कायम नहीं करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है तिलक जी, ऐसे लोग उस व्यवस्था में होने चाहिए जिनकी की मॉरल स्टैंडिंग जो है ना वो हाई हो। ये छोटी छोटी चीजों पर दिख जाने वाले लोग हैं ना, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? आप बताइए। शिक्षक दिखते हैं, प्रिंसिपल्स दिखते हैं, वाइस चांसलर्स दिखते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला जो बाबू है वो बिका हुआ होता है, ऊपर अधिकारी बिका हुआ होता है, उसके ऊपर जो IAS और ब्यूरोक्रेसी में बाबू बैठे होते हैं वो बिका हुआ होता है, और उसके ऊपर जो नेतागण बैठे हैं, वो तो आंकड़ा आपको भी मालूम है कि संसद में कितने लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के पहुंचते हैं। किससे न्याय की उम्मीद करते हैं आप? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अभी तो ये बात जो आप कह रहे हैं ना, किस पार्टी के बड़े बड़े नेता जिनके अपने इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस नहीं है, हैं? कौन ऐसा अपने बच्चों की, देखिए उनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है ना, क्योंकि उनको तो पता है कि वो तो सिस्टम में बहुत उनके लिए सहूलियत। आलोक पांडे जी, आशीष मिश्रा जी, क्योंकि मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि मैं बहस करने नहीं आया हूं आज, और मैं ना करता हूं बहस, आप लोग जानते हैं, मैं चर्चा करने आया हूं। और जो बात शिप्रा जी ने कही वो दिल को छूती है। नहीं आलोक जी, ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, और कोई राज्य, कोई ऐसा कोना नहीं है। किरण जी, मैंने एक फिल्म देखी थी आर्टिकल 370, उसमें एक ये डायलॉग था कि सरकार हमारी नहीं है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। तो कहीं ना कहीं ये बात फिट होती है। दशकों से पेपर लीक हो, सरकारों के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रुकता। कभी कांग्रेस पार्टी का शासन होता है तो भी होता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन होता है तो भी होता है, और भारतीय जनता पार्टी का होता है तो भी होता है। इसका मतलब है सिस्टम बड़ा मजबूत है। अब जैसे मैं एग्जाम को देखता हूं तो ऑनलाइन सेंटर्स बना दिए गए। इसके पहले CBSE कराता था एग्जाम, अब वो अलग अलग एजेंसीज करा रही है, ऑनलाइन सेंटर बन गए। मुझे बार बार शक होता था कि यहाँ सुरक्षित कैसे है, क्योंकि CBSE स्कूल है, उसको मान्यता रद्द होने की डर बनी रहती है अगर प्रिंसिपल कुछ गलत करेगा। ये एग्जामिन सेंटर मान्यता रद्द हो जाती है, नए नाम से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो मुझे तो कभी ये जो ऑनलाइन पेपर एग्जामिन सेंटर बनते हैं, इनके ऊपर क्रेडिबिलिटी मैं भरोसे नहीं कर पाता कि ये लीक प्रूफ होंगे। आप देखोगे हरियाणा से, आप देखोगे बिहार से, अब आप कहते हैं कुछ सेंटर है, ठीक है कुछ सेंटर है, लेकिन कुछ सेंटर में कुछ हजार बच्चे अगर नकल करके पास होते हैं तो कितने हजार बच्चों को उन्होंने नुकसान किया। डॉक्टर किसी और को होना चाहिए, बनता कोई और है। इस देश में वैसे भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और उसमें अगर मेहनत करने वाले का हाथ कोई मार ले जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की। तो सरकार सब कुछ सामान्य लगता है आलोक जी। ये 5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं दर दर भटकते हैं, 7 साल का आंकड़ा 70 पेपर लीक हो जाते हैं। कोई तो जिम्मेदार होगा ना इसका, या कोई जवाबदेही जिम्मेदारी किसी की नहीं है? तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के 272 नहीं आए हैं, इसमें क्या 5 साल के पेपर लीक नहीं शामिल है?
जिस नौजवान से पूछो, जो बच्चा होता है वो कहता है हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया, हम क्यों वोट दें बीजेपी को। अगर बीजेपी अभी भी सबक नहीं सीखती, उम्मीद सीखेगी, अगर वो नहीं सीखती है तो फिर उसका खामियाजा अगली बार 240 के बाद क्या होगा पता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी, आशीष मिश्रा जी, आप लोग विपक्ष में हैं और मुखरता के साथ आपने इस चुनाव में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है, नहीं आशीष जी? तिलक जी, आपको नमस्कार, और हमारे दोनों शिक्षकों को नमस्कार, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी को नमस्कार। देखिए, मैं इसके ऊपर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं, राजनीतिक मुद्दों को नहीं लेके आना चाहिए, न तू न मैं। यहाँ पे जिम्मेदारी, अभी जैसे कि ये दोनों ही शिक्षकों की बात बताई, तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं कनेक्शन सामने आता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही तार है, और इसको बल तब मिल जाता है, पुष्टि तब हो जाती है, और ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं, इन लोगों को ताकत तब मिलती है जब देश के शिक्षा मंत्री बिना किसी जांच के, बिना किसी विषय के आरोप लगते ही आके यदि क्लीन चिट देने लग जाए, उस पर यह बात होती है कि कहीं न कहीं शय देने का काम हो रहा है। हम भी देखिए, मैं दूसरे के ऊपर आरोप करने से पहले मैं ये कहूंगा, हमारी भी राज्य थी, हमारे राज्यों में भी पेपर लीक हुए, लेकिन हमने उस पर सख्ती से निपटा। और क्या सख्ती से निपटा? सचिन पायलट क्यों धरने पर बैठे थे? बता रहा हूं ना, देखिए यही सबसे बड़ी खूबी होती है। हमने क्या कहा कि हमारी सरकार थी, अब सोचिए हमारी सरकार में ही हमारा सबसे बड़ा नेता एक अपने नेता के सामने प्रदर्शन पे धरने पे बैठ जाए, ये भी समझ लीजिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो अशोक गहलोत के सामने बैठे थे सचिन पायलट, वो व्यवस्था के सामने नहीं बैठे थे? नहीं, बता रहा हूँ। देखिए कैसा होता है कि सचिन पायलट जी एक युवा है, वो युवा की पीड़ा को समझते हैं, इस वजह से उन्होंने। तो अशोक गहलोत कभी युवा नहीं रहे? सुनिए ना तिलक भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप चाहते हैं ना मैं वही दे रहा हूँ, और ऐसा आपको कोई कांग्रेस का प्रवक्ता या कोई भी पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये नहीं बोलेगा। हम उनका क्या कहना था, आप जो नेताओं की एक भाषा होती है ना, ठीक है, मतलब कोई उनके पास कोई फाइल आता है तो बोलते हैं ठीक है मैं देखता हूँ करता हूँ। तो सचिन पायलट जी ने कहा देखता हूँ करता हूँ नहीं, अब भी करो इसके ऊपर। और तब उन्होंने जब लेट लतीफी होते हुए देखी, वो वहां पे सामने उतर गए सड़क पे, बोले कि बच्चों के भविष्य की बात है, ये कल परसों पे नहीं चलेगी। मैं आंकड़ा पढ़ूं क्योंकि राजस्थान का जिक्र किया आशीष जी, और आप जानते हैं मैं ऐसे बिना पढ़े लिखे नहीं बैठता हूं, मैं उनमें से नहीं। 2019 में राजस्थान में, रुकिए ना सर, राजस्थान का ही हाल बता रहा हूं। 2019 से औसतन हर साल 3 पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? गलत बोल रहा हूं मैं? 40 लाख से ज्यादा छात्र वहां अभ्यर्थी जो हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए, और 26 मामलों में से 14 पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। बोलिए आप। मैं क्या कहता हूं, मैंने इसलिए कहा ना कि मैं आज की व्यवस्था के ऊपर या आज के प्रश्न के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, सरकार किसी की भी हो, एक राजनेता की जिम्मेदारी होती है कि जब जनता ने सुन के आपको दिया है तो आपको ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा। आप राजनीति को बीच में ले आए, मैं यही आपसे कह रहा था कि उस समस्या का समाधान आपके पास भी नहीं है और प्रमुख साहब के पास भी नहीं है ना। सुनिए क्या है, बताइए ना सर। की वजह से देखिए, आज हम विपक्ष में जब भूमिका लेके बैठे हैं, हाँ। विपक्ष की भूमिका थी, हमने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी पेपर लीक के ऊपर हमें कानून लेके आएंगे, और आप देखिएगा संसद में किस राज्य में कानून नहीं है आलोक जी? किस राज्य में कानून नहीं है? अधिवेशन चालू होगा पेपर लीक के मुद्दों को लेके। सर मैं पिछले 6 दिन से नॉनस्टॉप इस पे चर्चा कर रहा हूं, और हर राज्य के कानून की पूरी दास्तान सुना चुका हूं पूरे देश को। किस राज्य में कानून नहीं है आलोक जी, जो बात कह रहे हैं आशीष जी? देखिए, कानून को लागू करने की नीयत भी तो होनी चाहिए ना। तो जब विपक्ष में होते हैं तब हमारी नीयत बहुत अच्छी होती है, और जैसे हम सत्ता में आते हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उसकी नीयत बड़ी अच्छी थी। सत्ता पक्ष में आ गई, नीयत गड़बड़ हो गया, फिर हम देखते हैं, हम करते हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी राजस्थान में, तब उसकी नीयत गड़बड़ थी कि उनके सचिन पायलट को बैठना पड़ा। अब विपक्ष में आ गए, अब आंसू तो ऐसे बहेंगे कि बाल्टी भर जाएगी। तो जो विपक्ष में होता है उसको दर्द ज्यादा होता है, और सत्ता में रहने के बाद पता नहीं वो दर्द कहां चला जाता है। ऐसा ही है आशीष जी। देखिए, मुझे तो आज पता चला कि आलोक भाई शिक्षक हैं, तो मैं एक सम्मान पूर्वक तरीके से कहूंगा कि इस विषय को
जितना शिप्रा जी और आलोक भाई समझ सकते हैं उतना हम राजनेता नहीं समझ सकते। लेकिन इतना ही कहूंगा, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमको इस जिम्मेदारी को उठाना होगा और इसके लिए हम लोग सिस्टम में नहीं है, आप लोग नेता हैं, आप सिस्टम में है। जब आप सिस्टम में तो आप दोनों दोषी हैं, क्योंकि जो पेपर लीक है वो किसी एक सरकार का नहीं है। आप समझिए, सरकारें बदल जाती हैं, पेपर लीक बदस्तूर जारी रहता है। आप ये समझिए, मैं आज एक राजनीतिक विश्लेषक के नजरिए से नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ एज ए टीचर हमारे विद्यार्थियों का जो एक दर्द है वो ये है कि सरकारें बदलती है लेकिन पेपर लीक नहीं रुकता। जो विपक्ष में होता है वो शोर ज्यादा मचाता है, जो सत्ता पक्ष में होता है वो विद्यार्थियों के हित की बात करता, बात खत्म हो जाती है। आलोक जी, इसी के लिए मैंने कहा उनके ऊपर उंगली दिखाने से बेहतर है कि हम अपने ऊपर भी ये बात को लागू करें और बतौर विपक्ष की जिम्मेदारी है कि हम उस कड़ी को खोज के निकालें कि सरकारों का चेहरा जब बदलते रहता है तो आखिर कौन सी ऐसी कड़ी है कि ऐसी घटनाएं रोज रोज घटती रहती हैं। कठिन बात नहीं है, आपको कड़ियां पता है, लेकिन वो कड़ी कोई मामा होता है, कोई ताऊ होता है, कोई करोड़ों रुपए वाला होता है, इसलिए वो कड़ी नहीं पकड़े मिलती है। सरकार की नीयत हो, डिजिटल चीजें हो रही है, अभी सुनिए आलोक भाई, सुनिए, अभी शिप्रा जी ने बहुत सरलता के साथ में एक एग्जामिनर का उदाहरण दिया। अब मुझे एक बात बताइए, एक समझ लीजिए कि एक शिक्षक की भर्ती निकली है, एक शिक्षक की जब भर्ती निकली है तो वो भी गरीब माँ का बच्चा होता है, गरीब बाप का बच्चा होता है। अरे मिश्रा जी, ये लेकिन किसी ने रूप से पदोन्नति पाता हो, सुनिए ना, स्कूल कॉलेज का वो प्रिंसिपल बन गया। अब अगर उसका ईमान वहां पे पहुंचने के बाद अगर डोलता हो तो इस चीज को खोज के निकालना खड़े कर देने की बात है। अगर सिस्टम को चाह ले, मैं एक सिंगम फिल्म का डायलॉग बोलता हूँ, पुलिस वाला कहता है अगर पुलिस वाला ढंग से काम करे, फ्री और फेयर, राजनेताओं का दबाव न हो तो मंदिर से जुड़ी चप्पल चोरी न हो। मैं आपकी बात को मानता हूं, जहाँ से शुरू होती है। आलोक भाई, इसी के लिए मैंने क्या कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है, विपक्ष मुद्दों को उठा के पूरी तरह से उनका साथ दे और सरकार को ये कहे कि उस कड़ी को आप ढूंढ के निकालिए और वो पॉलिसी आप तैयार कीजिए। आशीष जी, आलोक जी ने बहुत बड़ी बात कही, आलोक जी ने बहुत बड़ी बात कही। मैं उसी बात को एक मिनट शिप्रा जी के पास जा रहा हूं। और आलोक जी क्यों हमारे साथ इस वक्त तक जुड़े हुए थे और अब इसके बाद जो है हमारे साथ अभ्यर्थी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आलोक जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा, थैंक यू सो मच आलोक जी। आगे अभ्यर्थी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन शिप्रा जी, जो बात आलोक जी कह रहे थे, मैं उसी सवाल के साथ आगे बढ़ रहा हूं। वो कह रहे हैं सरकारें बदलती है, सिस्टम वही रहता है। क्या इसी वजह से ये पेपर लीक और सिस्टम वीक दिखाई देता है? 100%, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अभी मैं सुन रही थी आशीष जी को। आशीष जी, मैं आपको याद दिलाऊं, राजस्थान की बात क्योंकि निकली, तो राजस्थान और तेलंगाना ये दो स्टेट्स रहे जहां पर की सरकार बदलने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? पेपर लीक का मुद्दा रहा। दूसरी बात आपको मैं ध्यान दिलाऊं, आपके ही कांग्रेस पार्टी के, अब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बड़े नेता जिन पर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने जो यहाँ की बड़ी परीक्षा थी उसमें अपने साले, बेटे, रिश्तेदार उन सब की भर्ती कराई, कैसे मार्क्स उनके एक से आए, सोशल मीडिया पर खूब चला। क्या हुआ लेकिन उस पे कोई पेनल्टी लगाई, उसमें कोई रिवोक हुआ या कोई उस पे कोई कार्यवाही की गई? नहीं होता है ना, क्योंकि वो सिस्टम और फिर सरकार जब बदल जाती है तो वो मुद्दे भी पीछे हो जाते हैं, भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन क्या उनके लिए वो प्रायोरिटी है? मैंने कहा ना कि हमारे घर का नहीं दुखता है, क्योंकि वो हमारे घर के बच्चे जो राजनेताओं के बच्चे हैं, रसूखदारों के बच्चे हैं, उनके लिए तो पूरा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। दिक्कत जो है वो मध्यम वर्ग और जो ऐसा वर्ग है जिसकी की चुनौतियां हैं, जो अपनी ईमानदारी से संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, उस सिस्टम को कैसे वो ब्रेक करेगा। और न्याय पाने की व्यवस्था भी हमारे ऐसी है कि जिसको न्याय चाहिए ना, वो तो दर दर भटकेगा, और जो अपराध करने वाला है उसको पूरी व्यवस्था जो है उसके साथ चलेगी। इसीलिए वो बेखौफ क्यों है? वो उसको क्यों किसी का डर नहीं है? क्योंकि उसके आका है ना सब जगह।
समान तो ये शिक्षा इसमें का तो कोई अधिकार, बात ही नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमें खाने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है और बुरा लगेगा यहां बैठे हुए सबको। अमीर का बच्चा या तो प्राइवेट स्कूल जाता है, बड़ा हो गया तो फिर विदेश जाएगा। नहीं, और तिलक जी, लेकिन एक और बात मैं कहती हूँ। अब्दुल कलाम बनने के लिए विदेश में जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक फिल्म है अपहरण का, मैं उदाहरण देती हूँ, प्रकाश झा की बनाई हुई फिल्म है। उसमें आप देखते हैं कि इतना ईमानदार एक समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति का बेटा, तो सारी समाज उम्मीद करता है कि वो तो ईमानदारी ही होगा। जब उसको लगता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, दिस इज माय लास्ट चांस, तो वो बेचारा वो भी उस व्यवस्था में कि चलो घूस देके निकल जाऊंगा और पिताजी को पता नहीं लगेगा। लेकिन जब पिताजी से अब वो घूस भी देता है, लेकिन फिर उससे बड़े लोग मौजूद हैं तो वो उसकी घूस भी काम नहीं करती है, तो वो कहाँ मुड़ता है? फिर वो मुड़ जाता है क्राइम की दुनिया की ओर। तो अभी हमने देखा, और पेपर लीक के मसले पर आप देखिए, अगर आप पूरा आकलन करेंगे, ऐसे ही युवाओं को, शिप्रा जी, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और युवाओं को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने वक्तव्यों से। लेकिन मैं, गुलाम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से आशीष जी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि वो अभ्यर्थी हैं, उनको मैं ज्यादा वक्त दूंगा, फिर अपर मुख साहब आपके पास आऊंगा। देखिए, इसी के लिए तिलक भाई, मैंने कहा शिप्रा मैडम से, उन्होंने जो कहा मैं उस बातों से सहमत हूँ। इसलिए मैंने कहा कि एक विद्यार्थी का जीवन बर्बाद होता है तो राजनेताओं का ये धर्म है कि इस बात की वो फिक्र करे, और तू मैंने करने की जगह से न भाजपा की बात हो न कांग्रेस की बात हो, यहाँ पे सिर्फ ये बात होनी चाहिए, चाहे हम सत्ता में हो या वो हो, हमारा कर्म ये होना चाहिए किसी बच्चों का भविष्य। राहुल गांधी आप जनता के सामने आके प्रवचन दे रहे थे क्या? नहीं, क्या कर रहे थे? राहुल गांधी, आप कह रहे हो राजनीति नहीं कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? बता दो, सुनिए ना, राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां से मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, और ये बिहार से जो तार जुड़ रहे हैं, बोलिए ना निष्पक्ष जांच हो इस मामले की। बिहार में जिसके तार जुड़ रहे हैं वो, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, तो सरकार जांच करे ना उसकी, कि तारी जोड़ के छोड़ दोगे? अरे तार में इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब हमारे साथ जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, प्रमुख साहब, फिर उसके बाद वक्त दूंगा आपको। गुलाम जी, मैं चाहूंगा कि देश इस वक्त आपको सुन रहा है, अपना परिचय आप खुद दीजिए और फिर मैं इस चर्चा में आगे आपसे बात करूंगा। मेरा नाम गुलाम रजा खान है और मैं बिहार के सारण जिले का रहने वाला हूँ जी। मैं इस साल नेट के परीक्षा में सम्मिलित हुआ था और मैं सारण जिले का हूँ, लेकिन परीक्षा सेंटर मेरा मधुबनी पड़ा था, तो कम से कम डिफरेंस लगभग 300 से 400 किलोमीटर का था, जिसे मैं रात भर सफर तय करके गया और परीक्षा में शामिल हुआ। और परीक्षा में मैं जब शामिल हुआ तो मैं तीसरी बार नेट के परीक्षा में शामिल हुआ था। ठीक। तो एक बार ऑलरेडी मुझे नेट निकल चुका है, क्वालिफाइड हूँ, लेकिन जेआरएफ के लिए मैं लगातार बैठ रहा हूँ। तो इसलिए मैं तीसरी बार परीक्षा में बैठा तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। मैं आने के बाद सब कुछ मिला रहा था, मैं बहुत खुश था। मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा जेआरएफ निकल रहा है। रात में मेरी बहन फोन करती है और कह रही है कि भाई नेट का पेपर कैंसिल हो गया। मेरा माथा सन सा हो गया था। मैं ये सोच में पड़ गया था, जिस पेपर के लिए मैं 6 महीने 7 महीने से मेहनत कर रहा था। मैं पेशे से पहले मैं पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ और मास्टर भी, मैं नेट भी पत्रकारिता में ही दिया हूँ। तो मैं मीडिया वगैरह चैनल को छोड़ के मैं इस क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहा था लगातार, और वो सारी चीजें 50,000 60,000 की नौकरी छोड़ के मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, वो सारी चीजें मिट्टी में मिल गई। लोग ये समझ रहे हैं कि पेपर को रद्द करने से सारी चीजें सॉल्व हो सकती है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर को रद्द कर दीजिएगा, फिर दूसरी बार दूसरे तरह से प्रश्न तैयार होंगे। जिस प्रश्न में आज मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरह सॉल्व करके आया हूँ, मेरा जेआरएफ निकल रहा है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैंने जो मेहनत लगाई है, जो मेहनत अपना किया था, वो सारी चीजें मिट्टी में मिला दी गई। और सबसे बड़ी बात सर ये है, नीट का पेपर अभी रद्द किया गया, उसको लीक की मामला बोला गया, लेकिन नेट का पेपर रद्द किया गया सर। नेट के पूरे विषयों का पेपर रद्द कर दिया गया सर। ये सोचने वाली बात है कि 50 से 60 विषयों का पेपर 18 तारीख को हुआ, मतलब 50 से 60 विषयों का पेपर लीक हो गया। एक दो विषय का पेपर लीक होता, रद्द होता तो चलता सर, लेकिन 50 से 60 विषय होते हैं मास्टर में। जितने भी लैंग्वेज हैं सारे हैं, मास कम्युनिकेशन, जोलॉजी, जो भी लैंग्वेज है सर, तो 50 से 60 लैंग्वेज के पेपर को नेट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है सर। एक कुर्सी महाशय आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, कहते हैं कि हम पेपर को रद्द कर दे रहे हैं। सर जो हमने मेहनत किया वो तो मिट्टी में मिला दिया गया।
उम्मीदें रद्द हो जाती हैं, बिल्कुल सर, सपने रद्द हो जाते हैं बिल्कुल। परिवार के। प्रमुख साहब, मैंने उनसे एक सवाल नहीं पूछा, जानते हैं क्यों? मैं चाहता था पूरे देश जरा इनकी पीड़ा सुने। और अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, चोट लगेगी आपके दिल पे, लेकिन आप सत्ता में हैं, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। माफी मांगोगे गुलाम जी जैसे युवाओं से? मंच दे रहा हूं आपको, मांगते हो माफी आप उनसे? मांगेंगे माफी? देखिए तिलक सर, माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, और गलती के बाद तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। तो मांग लीजिए, लेकिन मांगिए ना माफी सर। गुलाम, सुनिए मेरी बात, बड़े शानदार तरीके से सुनना। गुलाम भाई को धन्यवाद देता हूं कि एक चीज उन्होंने जो है बहुत शानदार तरीके से क्लियर किया, क्योंकि वो आपके विषय के छात्र रहे हैं कि क्या सरकार ऐसा डिसीजन कर सकती है किसी दबाव में कि नीट के पेपर को जो दबाव बनाने की तुरंत बिगड़ किसी जांच के और बिगड़ किसी सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश के उसको रद्द कर देना चाहिए, या जो उसमें कमेटी बनी हुई है उसको जो निरस्त कर देना चाहिए। यही तो लड़ाई है। कमेटी का मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? नहीं, यही तो फर्क है। मैं आपसे सिर्फ वही पूछ रहा हूं। लड़ाई को लड़ते लड़ते 70 वर्षों से देश यहां पहुंच गया। बहुत चीजें सुधरी हैं, कानूनी रूप से सुधरी हो, शिक्षा के रूप से सुधरी हो, इन्हें आप इस कोर्ट में नकार नहीं सकते। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूं कि जितना सुधरना चाहिए था, जितनी खामियां भी बाकी है, उनमें सुधार की जरूरत है। चाहे सरकार हमारी हो, चाहे जिम्मेदारी हमारी हो, भागना नहीं चाहिए। ये बात मैं मान सकता हूं। गुलाम मेरा छोटा भाई है, आप मेरे भाई हैं, और सारा पैनल जो है मेरे घर का परिवार का है। उनके दिल को ठेस पहुंचती है, उसका हिस्सा मैं भी हूं। माफी मांगने का तरीका होता है, और माफी वहां मांग लेनी चाहिए जहां हमारा माफी मांगने का अधिकार है, और बेवजह माफी मांगना या बगैर गलती के किसी के माफी मंगवाना वो भी गलत बात है, वो भी आप जैसे एंकर तिलक सर। युवाओं के वोट से आप सरकार बनाते हैं, मैं इसलिए बोल रहा था इनसे माफी मांगेंगे? आप ये कह रहे हो कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं आपसे? जिस तरह विश्लेषण किया है एक शब्द का, मैं ऐसा प्रवक्ता हूं जहां मेरी सरकार की कमी होती है ना, डंके की चोट पर स्वीकार कर लेता हूं। मैंने वही तो पूछा आपसे। इस बात से कि कब कौन आप ये कह रहे हैं कि मैं माफी काम करना भाई, आप इनके वोटों की बदौलत से सत्ता हासिल करते हैं, युवाओं की बदौलत। आप इन युवाओं के वोट से सत्ता हासिल करते हैं कि नहीं सर? मैंने इसलिए कहा था। आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर दबाव बना रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मेरी आपकी लड़ाई इसी बात पर होती है हमेशा। नहीं, क्योंकि आप, मुझे पता है कि एक अक्षर सुलझे हुए एंकर हैं, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं लाइन का पुराना खिलाड़ी हो गया धीरे धीरे। सर आप खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं गलत बात को स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन आप गलत बात को स्वीकार नहीं करते सर, मैं भी गलत बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं नहीं करवा रहा आपको, आप मुझसे कराना चाहते हैं। क्या आप मुझसे इस तरह से माफी मंगाना, ये मेरा अधिकार नहीं है माफी मांगने का। आप मुझसे जो है किसका अधिकार? ऑन रिकॉर्ड किसी भी तरीके से किसी से कोई माफी मंगवा लीजिए, मांग लूंगा। क्यों ऑन रिकॉर्ड में माफी मांगू जब मेरी कोई गलती नहीं? मेरी सरकार इस तरीके की अगर डिसीजन है, जितनी गलती मेरी सरकार ने डिसीजन की है, क्या पहले हिम्मत जुटाइए? राहुल गांधी 70 वर्षों में इस देश में क्या कर रहे थे? क्या सीबीआई को 24 घंटे में किसी ने जो कर दिया? कोई जवाबदार के लिए तैयार रहूं? या हमारे जो शिक्षा मंत्री देश के वो फ्रंट पर आकर जनार्दन जवाब दे रहे, बोल रहे हैं बिहार से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर राजस्थान, परिवार प्रभावित हुए हैं, कानून बना रहे हैं। अभी बात जो बात गुलाम जी ने कही वो सुनी आपने? आप बेवजह जो है इस तरह से हम पर दबाव बना रहे, वो बात गलत है। मैं आप पे दबाव बना रहा हूँ सर, स्पीड कम होगी। मैं आप पे दबाव बना रहा हूँ। बयान जिस तरह बचकाना था ना, कहीं आरएसएस को लेकर इसका जिक्र करिए, कहीं उसको लेकर, अगर ये साझे की बात करें तो ये बॉर्डर आपका देश चला रहे थे कुछ दिन पहले, और सारे काम आज हमारे मैं तो उन परिवारों की पीड़ा उठा रहा हूँ। एक मंत्री जो है ना, वो पूरी दबाव आप बना रहे हैं मेरे ऊपर, जो आप कह रहे हैं दबाव मेरे ऊपर आप बना रहे हैं। आप एक बार इलेक्शन सही बात करिए, मैं स्वीकार करूंगा, गलत बात नहीं। आप मान लीजिए इस बात को, आप एक अच्छे एंकर हैं कि सरकार ने की क्या बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए, जिसकी जिम्मेदारी है मैं उससे पूछ लूंगा।
उससे कह दूंगा माफी मांग लो। मैं मांगता हूं उनसे माफी, छात्रों से। बोलिए ना सर, आप तो दिल बड़े करने की बात कर रहे हो, इस सिस्टम का हिस्सा हम भी हैं। तिलक सर, मैंने कहा ना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जब मैंने कहा, ये तो आप छात्र की बात कर रहे हैं, मैं अपने छोटे भाई के नाम से संबोधन कर रहा हूं। मैं पूरे पैनल से कह रहा हूं कि आप मेरे हिस्सा है, मैं आपका सबका सम्मान करता हूं। जल्दी से आशीष जी, जल्दी से गुलाम जी फाइनल कमेंट लूंगा आप लोगों से, प्लीज जल्दी से। ठीक है प्रमुख साहब, क्या चैनल पर बैठने का मतलब क्या समझते हैं कि मैं सरकार प्रमुख साहब आप गुस्सा मत होइए, इतना गुस्सा तब आना चाहिए जब पेपर लीक होता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय दल का सदस्य होने के नाते मैं हाथ जोड़ के ये माफी मांगता हूँ कि देश के युवाओं के साथ में किसी भी सरकार में कहीं पे भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देश के युवाओं का भविष्य इससे तबाह होता है। और बता रहा हूँ, जो हमारी वजह से चाहे हमारी सरकार हो, उसके भी हम अपनी व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करते हैं और इसकी सरकार है, कभी भी विपक्ष की भूमिका। फाइनल कमेंट पहले गुलाम और फिर उसके बाद शिप्रा जी। फाइनल कमेंट अभी गुलाम जी करें। गुलाम जी क्या चाहते हैं आप? देखिए दोनों राजनीतिक दल आपके सामने हैं और यही सिस्टम जो है ना, यही हिस्सा है पूरे सिस्टम के। सर, ये जो भी लोग हैं या जो भी सर लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग प्रबुद्ध लोग हैं और ये जो भी बातें कर रहे हैं सर, इनसे मामले हमारे सॉल्व होने वाले नहीं है। इनकी टिप्पणियां जो है सर, वो राजनीतिक बयान ही है सर। हमें इसका निष्कर्ष चाहिए कि हमें इसको जो चीजें हो रही हैं, दिक्कत हो रही है, जो हमारा पेपर रद्द किया जा रहा है बार बार। सर मैं सारण से निकल के मधुबनी, अगर इनमें से कोई भी बिहार का होगा सर, तो एक बार जगह लोकेशन पता करें कितना डिफरेंस है सर। मधुबनी के लिए सिर्फ एक ट्रेन जाती है, स्वतंत्रता सेनानी। वो ट्रेन पकड़ के सर 11 बजे रात में मैं स्टेशन पे पहुंचा हूँ। रात में स्टेशन पे रुका हूँ रात भर और सुबह सर 12 बजे मैं गया हूँ पेपर देने और पेपर रद्द हो गया सर। 6 महीने से सर मैं नौकरी छोड़ के और मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ सर। मेरी सैलरी जो थी सर 32,700 रुपए थी। मैं 32,700 रुपए की नौकरी छोड़ के और मैं 6 महीने से नेट के पेपर की तैयारी कर रहा था कि जेआरएफ होगा तो मैं पीएचडी करूंगा और फेलोशिप मुझे मिलेगा, लेकिन वो सारी चीजें सर धरी की धरी रह गई। मैडम फाइनल कमेंट आपका, कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है? रास्ता निकालने वाले तो निकाल सकते हैं। देखिए अच्छी बात क्या है कि आज की डेट में आपके पास पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का एक कानून आप लेके आते हैं, तो आपके पास में पूरी ताकत है कानून की। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें डांट लगाएगा और तब हम एक्ट करेंगे? उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार अपने स्तर पर ये मानती है अगर कि एक सिस्टम दुरुस्त नहीं है, खामियां हैं उसमें, तो सबसे पहले जरूरी बात है जो गुलाम जी कह रहे हैं कि राहत जो है वो स्टूडेंट्स को फील होनी चाहिए, ये केवल कहने की बात नहीं होनी चाहिए और तुरंत जो फैसला होना चाहिए, कमिटीज बिठाकर उसको ड्रैग करना, उसकी बजाय निष्कर्ष की बात जो गुलाम जी कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समाधान होना चाहिए और परमानेंट समाधान और अकाउंटेबिलिटी। परीक्षा रद्द होना और परीक्षा री होना ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सर एक बात मैं ऐड करूंगा। गुलाम जी मेरे पास वक्त बहुत खत्म हो चुका है। एक सेकंड जल्दी से। सर परीक्षाएं रद्द होती हैं जो, उसके बाद फिर से उनके लिए जो भी निष्कर्ष निकलता है तो सरकारें हमसे कहती है कि आप फिर से फॉर्म भरिए और फिर से हमसे पैसा वसूला जाता है। जब परीक्षा रद्द कर दी गई है तो उसका आयोजन सरकार को फ्री में करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गुलाम जी, आपका भी, शिप्रा जी आपका भी, आशीष जी आपका और प्रमुख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मसला गंभीर है, इस समस्या का, इस महामारी का कोई ना कोई इलाज तो जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।